लास्ट टर्न पे कहाँ तक हुआ था रिवीजन? गैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर हो गया था। अच्छा, हाँ, गैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर हो गया था ना, और कार वाला परक्यूजिट खत्म ही हो चुका था। अच्छा, उसके बाद गैस, इलेक्ट्रिसिटी और डोमेस्टिक सर्वेंट होगा, हाँ या ना? डोमेस्टिक सर्वेंट वो नहीं कराया होगा अभी ना, कोई बात नहीं। फ्री एजुकेशन के बाद है क्या? चलिए पहले फ्री एजुकेशन देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए दिख रहा है, थोड़ा सा दिखने में दिक्कत है क्योंकि लाइट का वो है, बट थोड़ा सा प्रयास करेंगे आप लोग। दिक्कत तो इधर ही आ जाए भैया, क्योंकि वहाँ से दिखेगा नहीं, यहाँ पे ज़्यादा फोकस्ड है तो इसलिए। चलिए भैया देखिए, एजुकेशन फैसिलिटी अगर हम प्रोवाइड, कैमरे का ख्याल कर लो भैया, बहुत आवाज़ आ जाएगी, कहीं भी बैठ जा रहे हो। चलो भाई आ जाओ, प्रेम से बोलिए राधे राधे। ठीक है, एजुकेशन फैसिलिटीज प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉयज चिल्ड्रेन इज टैक्सेबल इफ एजुकेशन फैसिलिटीज प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉयज चिल्ड्रेन बाय एम्प्लॉयर इन ओन स्कूल या मेंटेन बाय एम्प्लॉयर। अगर एम्प्लॉयर खुद के स्कूल में प्रोवाइड करता है एजुकेशन फैसिलिटी या उसके द्वारा स्कूल मेंटेन किया जा रहा है, बटन बंद कर लीजिए, अभी भी आप केसीसी में ही हैं, कुछ दिन और हैं साथ। क्या भाई काली नज़र, क्या दिक्कत तेरे को? बटन बंद कर ले। ठीक, चलो भाई आजा। क्या कर रहा है आचा पाचा यार, गंदा होगा हल्का ना, तो आगे पोज दिया करो खाली टाइम में बे गधा। ये हमारे यहाँ काम पूरा वीडियो खराब कर दे रहा है। अच्छा ठीक है जी, जो हुक्म मेरे आका। हमारे यहाँ काम करने वालों की नाकामयाबी के टेबल पिछले 6 महीने से ऐसे उल्टा पड़ा, उसको सीधा नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, हम भी कहते कहते थक गए, दिन भर हम क्लास लें कि फिर हम, क्योंकि हम एक बार चिल्लाते हैं तो हम, जैसे आज हमने गुस्से में चश्मा पटक दिया, टूट गया, तो हम गुस्सा होते हैं तो हम कोई चीज़ पटक देते हैं, इसलिए हम गुस्सा ही नहीं होते हैं। क्या मतलब है, रहने दो, टेबल गंदा ही रहे, जिस दिन गुस्सा होंगे उनको उठा के पटक देंगे। कोई जिम्मेदार रहा ही नहीं इस धरती पे यार, सब केवल जिम्मेदारी अपने स्वार्थ के हिसाब से सिद्ध कर रहे हैं। अब कहें तो टेबल साफ करें, छोड़ो हटाओ। हाँ भाई, तो अगर एजुकेशन फैसिलिटी जो है एम्प्लॉयर के बच्चों को कहाँ मिलती है, सॉरी एम्प्लॉय के बच्चों के एम्प्लॉयर के स्कूल में मिलती है। किसके स्कूल में? एम्प्लॉयर। तो भैया जो भी कॉस्ट ऑफ एजुकेशन इन सिमिलर स्कूल होगा उसमें एग्जेम्प्ट कर देंगे 1000 पर मंथ, 1000 रुपये पर मंथ क्या कर देंगे एग्जाम्प्ट। कल मेरे पास एक बच्चे का फ़ोन आया, मैं कल था नहीं, चूँकि थोड़ा सा प्रॉब्लम है तो उसके लिए बहुत अप डाउन करना पड़ा है। तो कल मैं ड्राइव कर रहा था, तो सुबह 11 बजे ड्राइव करना स्टार्ट किया, रात 11 बजे मैं यहाँ पहुँचा। एक बच्चे का फ़ोन आता है, कहता है सर मैं जॉब कर रहा हूँ दिल्ली में। मैंने नाम नहीं पूछा, पता नहीं क्या बताया, आवाज़ बहुत स्पष्ट। मैंने कहा बताइए सर, वो एग्ज़ाम है तो जॉब की वजह से पढ़ नहीं पाए हैं, तो कुछ हेल्प मिल जाएगी। मैंने कहा बच्चों के कांटेक्ट में रहना मेरे, अगर बच्चों की मदद करेंगे तो आपकी भी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, वहाँ से मिल जाएगा आपको। कहा नहीं सर, उसके लिए जो भी पे करना होगा हम कर देंगे। हमने कहा इसने उड़ता हुआ तीर ले लिया अब। मैंने कहा बेटा मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं खर्चा दोनों हाथ से लुटा रहा हूँ तो भी नहीं ख़त्म हो रहा है। दोनों हाथ, हमने ऐसे ही बोला, हमने कहा दोनों हाथ से लुटा रहे हैं तो भी नहीं ख़त्म हो रहा है।
मतलब इतने छिछोरोई हद तक गिर गए हैं, पैसा दे देंगे। अरे कितना कमा ले रहे होंगे दिल्ली में, ग्रेजुएशन ही कर रहे हैं ना, ठीक कमा ले रहे हैं तो इसका क्या मतलब, क्या बताएं। बहुत कष्ट हुआ, लेकिन कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं, दिल पे पत्थर रख के हमने सुनाया। ठीक है, तो ऐसा कोई अगर आपका मित्र यार कह दीजिए आपसे कनेक्ट रहे, अगर आपकी मदद की जाएगी तो ऑटोमेटिक उन तक हेल्प पहुंच जाएगी। इंडिविजुअली हमें पैसा ऑफर ना करें, ठीक है, कि हम बिकने को तैयार हैं, उतनी रकम दे दो हम बिक जाएंगे, पूरा पेपर सॉल्व कर देंगे, दो 5 लाख रुपए, उतना तुम दे नहीं पाओगे, क्या फ़ायदा है। क्यों भाई, हम तैयार हैं बिकने के लिए, क्या ही मतलब है। अल्लाह, हमारे यूपी में स्टेटस सिंबल बहुत होता है भैया, स्टेटस सिंबल। चलेंगे सफारी से घर में चाहे खाने को दाना भी ना रहे, सफारी बैठने के बाद 50-50 रुपये चंदा लगा डीजल डलाते हैं। इलाहाबाद की बात बता रहे हैं, चलेंगे सफारी से ही, बस इसको रिकॉर्ड से हटा दिया जाए। आ जाओ भैया। तो कॉस्ट ऑफ एजुकेशन इन सिमिलर स्कूल, हालांकि मैंने दोनों हाथ से लुटाने की बात की, पैसा मेरे पास था नहीं, उस समय झोंकना था इसलिए झोंक दिया था, एक्चुअल मेरे पास इस समय धन नहीं है। ठीक है, कॉस्ट ऑफ एजुकेशन इन सिमिलर स्कूल ले लेंगे, माइनस कर देंगे इसमें बेटा 1000 रुपये पर मंथ पर चाइल्ड, और यहाँ पे नंबर ऑफ चिल्ड्रन का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, जैसे अलाउंसेस में था 2 बच्चों पे मैक्सिमम डिडक्शन मिलता था, बट यहाँ पे नंबर ऑफ चाइल्ड पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, 2 4 10 जितने होंगे सब पे छूट मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं, भारत है ये। ठीक है, उसके बाद अमाउंट रिकवर फ्रॉम एम्प्लॉय माइनस कर देंगे, 2 चीज़ें, एक 1000 रुपये पर मंथ माइनस कर दीजिएगा, और एक क्या कर दीजिएगा, अमाउंट रिकवर फ्रॉम एम्प्लॉय को माइनस कर दीजिएगा, तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा, अगर आप एजुकेशन फैसिलिटी अदर स्कूल में प्रोवाइड कराते हैं, मतलब एम्प्लॉयर का स्कूल नहीं है, एम्प्लॉयर किसी अदर स्कूल में फैसिलिटी देता है तब, तो एक्चुअल एक्सपेंस ऑन एजुकेशन ले लीजिएगा, उसमें से माइनस कर दीजिएगा जितना अमाउंट एम्प्लॉय से मिल रहा है, बाकी बचा हुआ अमाउंट क्या हो जाएगा, एम्प्लॉय के लिए बने। तो अपना ले जाएगा या मैं उसको फेंकवा दूँ, बता दे तो मैं फेंकवा दूँ। ये ऑफिस है यार, मेरा गोडाउन बना के रखा है तुम लोगों ने, कोई आता कुछ लटका के चला जाता है, 6-6 महीने से लटका हुआ है यार, आज हटा लेना नहीं तो कल मिलेगा नहीं, कूड़े मिलेगा वहाँ। हाँ, अच्छा, एजुकेशन फैसिलिटी अगर एम्प्लॉय के किसी रिलेटिव को दी जाती है, मतलब बच्चे को नहीं दी जाती, उसके भाई बहन को दी जाती है, रिलेटिव में भाई बहन आते हैं, अब मम्मी पापा को तो पढ़ाया नहीं जाएगा, तो रिलेटिव की बात कर रहा है, भाई बहन की बात कर रहा है। तो अगर एजुकेशन फैसिलिटी एम्प्लॉय के रिलेटिव को दिया जाता है, मतलब भाई बहन को दिया जाता है, तो कॉस्ट ऑफ एजुकेशन माइनस अमाउंट रिकवर फ्रॉम एम्प्लॉय, जितना एम्प्लॉय से मिलता है उसको माइनस कर देंगे। चौथा पॉइंट ये है कि अगर एजुकेशन फैसिलिटी एम्प्लॉयर को दी जाती है, रिफ्रेशर कोर्स की फैसिलिटी, ट्रेनिंग की फैसिलिटी अगर एम्प्लॉयर को दी जाती है, तो वो क्या होगा बेटा जी, एग्जेम्प्ट होगा। ठीक बात बेटा, ठीक, ये था। उसके बाद बेटा था ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। ठीक है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी में क्या था कि ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉय is taxable as actual cost on such transport facility। इस ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी पे एक्चुअल कॉस्ट ले लेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे अमाउंट रिकवर फ्रॉम एम्प्लॉय, खत्म बात। एक फैसिलिटी और बची है, और उस फैसिलिटी का नाम है बेटा जी फैसिलिटी ऑफ डोमेस्टिक सर्वेंट। सही है जी, डोमेस्टिक सर्वेंट में आपको एक बात समझनी है जी, एक बात समझनी है, क्या सर, कि इंगेज्ड कौन कर रहा है, लगा कौन रहा है, एम्प्लॉयर, और अगर पेमेंट भी एम्प्लॉयर कर रहा है, दोनों चीज एम्प्लॉयर कर रहा है बेटा, तो पहले परक्विजिट का नाम क्या होगा, स्पेसिफाइड परक्विजिट। तुम लोग सीरियस हो पढ़ने को है? क्यों? यस सर, इतने लोग ही सीरियस हो। अच्छा, तुमको भरोसा नहीं है कि कहीं से मदद मिलेगी, बाकी इस भरोसे बैठे मदद तो मिलेगी, और क्या भरोसा होगा। एक लगे हाथ एक काम और कर दे यूनिवर्सिटी,
आपको कंप्यूटर सिस्टम दे दे, अलॉट कर दे सेंटर, एक कष्ट और कर दे लगे। हाँ भगवान इतनी बात सुने तो ये भी करा दो यार घर। हाँ और टाइम बढ़ा लें, क्रैश कोर्स चला देंगे। अपने को क्या, अपनी दुकान, सॉरी अपनी कोचिंग चलती रहेगी, दुकान बोलने जा रहे थे। चलो आ जाओ। एंगेज्ड एम्प्लॉय ने किया है और पेमेंट एम्प्लॉयर कर रहा है, इसे बोलते हैं भैया जनरल परक्विजिट। ठीक, याद रहेगा जी। अगर एंगेज्ड एम्प्लॉय कर रहा है और पेमेंट कौन कर रहा है, एम्प्लॉयर, जनरल परक्विजिट इन टैक्सेबल इन ऑल केस ऑफ एम्प्लॉय। एंगेज्ड एम्प्लॉयर कर रहा है और पेमेंट भी एम्प्लॉयर कर रहा है तो स्पेसिफाइड वे। अब ये मत पूछना कहाँ एंगेज कर रहा है, फैसिलिटी किसको देना है, एम्प्लॉय को, तो किसके घर पे एंगेज हो रहा होगा, एम्प्लॉय के घर पे। बट ऑब्वियस सी बात है यार, तो अब रिवीजन टाइम अगर ऐसे ऐसे सवाल पूछोगे तो दिल क्या, मतलब ठीक ही है जो बात है सो है। अब इसमें ये होता है कभी कभी, नहीं इसमें तो देता नहीं, बस इसमें 2 ही पॉइंट है, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक, तो 5 ऐसी फैसिलिटी थी जिसे हम क्या बोल रहे थे, स्पेसिफाइड। पहली फैसिलिटी कौन सी थी जी, फैसिलिटी ऑफ कार, उस पर हमने छोटे क्वेश्चन करे। फिर कौन सी फैसिलिटी थी, गैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर। फिर जी डोमेस्टिक सर्वेंट, फिर जी एजुकेशन फैसिलिटी, फिर जी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। एजुकेशन फैसिलिटी पे जी मैंने आपके लिए कुछ क्वेश्चंस जुगाड़ कर रखे हैं, देखिए जरा। तो एजुकेशन फैसिलिटी पे जी हमने कुछ क्वेश्चंस आपके लिए जुगाड़ कर रखे हैं जी। एजुकेशन फैसिलिटी, अरे महाराज जी कहाँ से आ गया, मोटर कार हो चुका है, मेडिकल अलाउंसेज एंड परक्विजिट ये बाद में करेंगे, और ये वाला कर लेते हैं। हाँ एजुकेशन परक्विजिट जी। कहाँ गया, इसका मैंने पीडीएफ भेज दिया था आप लोग। एजुकेशन परक्विजिट पढ़िए। अशरफ इज एन एम्प्लॉय ऑफ मून पब्लिक स्कूल। His daughter Zara is studying in the said school at a concessional fees of rupees 600 per month. Actual fees 4,000 per month. The amount is taxable in the hands of Ashraf will be. बताओ जी क्या मसला है इसमें। भैया अशरफ एम्प्लॉय है मून पब्लिक स्कूल का, और उनकी बिटिया ज़ारा उसी स्कूल में पढ़ रही हैं, तो कौन सा केस बनेगा, स्कूल ओन बाय एम्प्लॉयर। स्कूल किसका है, एम्प्लॉयर का। तो कॉस्ट ऑफ एजुकेशन कितना है, 400 पर मंथ, रुके रहिएगा जी। तो एक्चुअल एक्सपेंस कितना आ रहा है, 4,000 रुपये पर मंथ जी। तो टोटल कितना हो गया जी, 48,000। रुक जा भाई छोरी, इसमें से लेस कर लेंगे कितना, 1,000 पर मंथ। तो जी 1,000 रुपये 12 महीने का जी 12,000 रुपये, 36,000 आ गया। और जी कंसेशनल फीस, और फीस कितना लिया जा रहा है जी, 600, तो 600 रुपये जी और ले दो उसको, तो कितना लेस। अब कितना बचा जी, कितना, 2,800। इसमें तो ऑप्शन ही नहीं है। हाँ
यही ऑप्शन होगा ना, सी। लेकिन यार द अमाउंट टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ अशरफ विल बी नील कैसे हो जाएगा? नहीं नहीं नहीं, ये इसमें जो आंसर दे रहा है वो 40,800 दे रहा है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना, या कहीं पे हम मिस्टेक कर रहे हैं? हाँ, इनका आंसर ये दे रहा है कि 48,000 में से उन्होंने डायरेक्ट इसको माइनस कर दिया है। हाँ, तो 40,800 आ गया। 1,000 रुपये पर मंथ एग्जाम्प्ट क्यों नहीं होगा? ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। मुझे लगता है जी इसमें जो ऑप्शन दिया वो गलत है। आंसर कितना आना चाहिए? 28,800, और कोई आंसर होना ही नहीं चाहिए जी। हाँ जी, ये पक्की बात है जी, ऐसा नहीं हो सकता जी। जहाँ तक मुझे लगता है ये आंसर जी गलत है। ठीक, आ जाओ भाई आगे लिखो। क्वेश्चन नंबर 2 में मिस्टर बॉबी एम्प्लॉयड इन अ PQR लिमिटेड वाज परमिटेड टू एडमिट हिज ओनली सन इन द स्कूल रन बाय द एम्प्लॉयर। नो फीस वाज चार्ज ऑन सच एजुकेशन provided to the son of Mr. Bobby. The cost of such education for other children is rupees 1,800 per month. The perquisite value of free education in hands of Mr. Bobby करके बताइए कितना आएगा? ऑप्शन ए। भाई सिमिलर Mr. Bobby employed in PQR Limited was permitted to admitted his only son in the school run by the employer. वह स्कूल किसके द्वारा चलाया जा रहा है? एम्प्लॉयर के द्वारा। ठीक, ओके। नो फीस वाज चार्ज, तो 1800 इंटू 12 महीने का कितना हो गया बेटा? 21,600। हाँ, क्या हुआ? सही है यहाँ तक। अगर स्कूल एम्प्लॉयर के द्वारा मेंटेन किया जा रहा है तो एग्जेम्प्ट कितना होगा? 1,000 रुपये पर मंथ जी। तो 12,000 तो माइनस हो गया ना, कितना बचा बेटा? 9,600। ऑप्शन नंबर डी। ये द कॉस्ट ऑफ सिमिलर एजुकेशन, अदर चिल्ड्रन का मतलब द कॉस्ट ऑफ सिमिलर एजुकेशन। पक्की बात जी? क्या भाई? हाँ, आप क्वेश्चन में नहीं समझे महाशय। कह रहा है कि स्कूल किसका है? एम्प्लॉयर का। अच्छी बात है जी। कह रहा है उससे कोई फीस चार्ज नहीं किया जा रहा है, तो कैसे डिटरमाइन होगा उसका वैल्यू? तो कह रहा है उसी स्कूल में पढ़ने वाले दूसरे बच्चे की फीस 1,800 रुपये पर मंथ है। उसी स्कूल में पढ़ने वाले दूसरे बच्चे की फीस 1,800 रुपये पर मंथ है। पक्की बात जी? ये भाई साहब गड़बड़ा गए, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाइए। 3 हो चुका है ऑलरेडी ना, 2 ही क्वेश्चन, नहीं हाँ 3 हो चुका है, इंटरेस्ट फ्री लोन में हो चुका है। 2 ही क्वेश्चन था दीजिए, 1 और 2, खत्म बात। 2 क्वेश्चन था और कुछ नहीं था। ठीक, आ जाइए, समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक, आगे बढ़ लीजिए। अब बात करते हैं बाबू मेडिकल फैसिलिटी की। मेडिकल फैसिलिटी में क्या है कि इफ मेडिकल फैसिलिटी इज प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉय और हिज फैमिली मेंबर बाय एम्प्लॉयर इन ओन हॉस्पिटल, क्या होगा? एग्जेम्प्ट। देखो अब सारे के सारे मेडिकल फैसिलिटी क्या है? एग्जेम्प्ट हो गए। पहले तो रियम्बर्समेंट का केस टैक्सेबल भी होता था, अब रियम्बर्समेंट को भी इन्होंने एग्जेम्प्ट कर दिया। तो जितनी भी मेडिकल फैसिलिटी इन इंडिया दी जाएगी तो सारी की सारी फैसिलिटी आपकी क्या रहेगी? एग्जेम्प्ट। अगर एम्प्लॉयर खुद के हॉस्पिटल में देता है तो भी एग्जेम्प्ट, अगर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में देता है तो भी एग्जेम्प्ट। अगर मेडिकल बिल ऑफ एम्प्लॉई, इफ मेडिकल बिल ऑफ एम्प्लॉई इज पेड बाय एम्प्लॉयर, क्या होगा? पेड बाय एम्प्लॉयर, तो भी क्या होगा? एग्जेम्प्ट होगा। इफ मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉयर हिज फैमिली मेंबर रिगार्डिंग स्पेसिफाइड डिजीज के
जो कि रूल 2A में दिया हुआ है, जो सीवियर डिजीज है, भयंकर बीमारी जी, जो लाइलाज बीमारी, अगर उसके लिए किसी भी हॉस्पिटल में आप ट्रीटमेंट कराओगे तो क्या रहेगा बेटा, एग्जेम्प्ट रहेगा। उसके बाद इफ एनी हॉस्पिटल, मतलब कहीं पे भी कराओगे, चाहे गवर्नमेंट चाहे प्राइवेट, तो भी क्या होगा, एग्जेम्प्ट होगा। तो ये उसके रिगार्डिंग बातें थी, ठीक है। आइए इस पे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। इस पे क्वेश्चन है जी, इस पे क्वेश्चन है, मेडिकल फैसिलिटी पे क्वेश्चन है। ये मेडिकल फैसिलिटी और मेडिकल अलाउंसेस दोनों एक साथ है जी। देखो जी क्या लिखा है, पढ़ो पहले क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ो जी। पढ़िए क्या लिखा है। ये आउटसाइड इंडिया रहने दीजिए। कहाँ है, आउटसाइड इंडिया, यूके में है, इसको जाने दीजिए। ये आउटसाइड इंडिया, इसको जाने दीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाइए जी। क्वेश्चन नंबर 2, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर द एम्प्लॉय वाज रियम्बर्स्ड ₹2400 as medical expense incurred by him, which includes 7,000 spent in government hospital. The taxable perquisite in this case shall be, इस केस में टैक्सेबल परक्विजिट क्या होगा? बेटा पहले क्या होता था कि 24,000, जैसे ये बिल है तो 24,000 में से जितना गवर्नमेंट हॉस्पिटल का वो माइनस हो जाता था, तो 24 में से 7 माइनस हो गया, कितना बचा बेटा, 17,000। तो ऑप्शन नंबर सी ऑफ हो गया। पहले होता था, अब सारे के सारे रिएम्बर्समेंट क्या होते हैं, एग्जेम्प्ट होते हैं। तो बात हुई खत्म जी, सारे के सारे रिएम्बर्समेंट क्या होते हैं, एग्जेम्प्ट होते हैं। अगला जी, एक क्वेश्चन इसमें और है, रिएम्बर्समेंट के सारे केस ही एग्जेम्प्ट होते हैं अब, और केवल मेडिकल ट्रीटमेंट के केस में। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताइए जी। हमें क्वेश्चन पढ़ तो ले, अच्छा पढ़े थे तब ठीक है। रबीज नहीं, जिस हिसाब से तुम रिप्लाई कर रहे हो मेरे को कोई मिल गया वाला जादू लग रहे हो। हाँ, हम तुम्हारे पर कब्जा कर लेंगे, तुम्हें यहाँ से जाने ही नहीं देंगे। रबी इज रिसीविंग ₹10,000 एज मेडिकल अलाउंस फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर, क्योंकि हम तुम्हारी वजह से हम उड़ उड़ के पढ़ाएंगे। रबी इज रिसीविंग ₹10,000 एज अ मेडिकल अलाउंस फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर, ठीक है। मेडिकल अलाउंस भैया पूरा टैक्सेबल, भयंकर रूप से 10,000 × 12 कितना, 1,20,000 फुली टैक्सेबल होता है मेडिकल अलाउंस। कह रहा आउट ऑफ दिस he spent 5,000 on his own medical treatment, ₹2,000 on the medical treatment of his dependent wife, and other 3,000 for medical treatment of his major son who is not a dependent on him. The amount of medical allowance taxable in hands कितना भी है, 5,000 है बी, नहीं कितना है, 10,000। अच्छा पर मंथ नहीं, 10,000, ठीक है, ये ऑप्शन। क्योंकि मेडिकल अलाउंस में इतनी कहानी की जरूरत ही नहीं है, तुम किसके ऊपर खर्चा कर रहे हो मुझे उससे मतलब, मेडिकल अलाउंस फुली टैक्सेबल होता है। तो हो सकता है कि तुमको ऐसा क्वेश्चन देके कंफ्यूज करने की कोशिश करे और तुम कंफ्यूज हो जाओ। तुम क्या करोगे, 5,000 में से पहले 2,000 माइनस करोगे, फिर 3,000 माइनस करोगे, फिर उसके क्या लिख दोगे, नील लिख दोगे। अरे मेडिकल अलाउंस कहाँ एग्जेम्प्ट होता है भैया, मेडिकल अलाउंस तो किस कैटेगरी में आता है, फुली टैक्सेबल कैटेगरी में। हाँ या ना, हाँ और कर ले आवाज, जीवन में मेरे छाछर कर दिया भाई तुम लोगों ने। आ जाओ भाई क्वेश्चन नंबर 4 पे जी, बोलो जी 4 नंबर पे कह रहा है श्रीधर एम्प्लॉयड एज अ जनरल मैनेजर इन LMN लिमिटेड रिसीव 30,000 एंड मेडिकल रियम्बर्समेंट फ्रॉम द एम्प्लॉयर। किससे बेटा, मेडिकल रियम्बर्समेंट किससे मिला है, एम्प्लॉयर से। बाय प्रोड्यूसिंग बिल ऑफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल द अमाउंट ऑफ मेडिकल रियम्बर्समेंट टैक्सेबल इज परक्विजिट ए नील। ऑल टाइप्स ऑफ रियम्बर्समेंट क्या होगा बेटा, एग्जेम्प्ट। तो ऑप्शन नंबर ए।
क्या भाई मजा आ रहा है छोरी? ठीक है, परफेक्ट बात। पगलेट कहीं के, काहे टाइम पास करा रहे हो तुम लोग मुझसे? कर लेंगे यार, हो जाएगा, क्या टाइम, कल से बंद कर दें? बोल भाई बंतिका, क्या करें? काहे तुम लोग का देखो मन है नहीं, मुंह लटका के बैठे हो हैं? या तुम लोग को बहाना चाहिए आने का तो मैसेज कर देते हैं बस क्लास नहीं लेंगे। हाँ, घर से निकलने का तुमको बहाना मिल जाएगा। हाँ हाँ, घर वाले पूछे कोचिंग है, देखिए मैसेज तो आया है? तो हो सीरियस क्या तुम लोग? हाँ, लक्षण तो नहीं दिखते तुम लोग के यार। जितना एमसीक्यू दिए उसमें से एक आध अपने से किए हो कभी? ऐसी मल्होत्रा साहब के एमसीक्यू खत्म किए? नहीं किए। देखो अभी तो ऑनलाइन बंद किए हैं, और अगर आप इसी तरीके से लापरवाही करते रहे, समझ गए ना? हाँ, क्योंकि हमारा आपका एग्रीमेंट बहुत पहले खत्म हो चुका है, ठीक है? अब एग्रीमेंट रहा नहीं। चलो आ जाओ, अब बात करते हैं बेटा प्रोविडेंट फंड की। किसकी बात करते हैं? प्रोविडेंट फंड की। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड की। ओए बेबी, कर लो चिबिल्लई, हम नहीं बताने वाले एग्जाम में बैठा के, हम नकल नहीं कराएंगे, समझ लियो। हाँ, तुमको जो लग रहा है ना, ना ना, मैं अपने सिद्धांत नहीं तोड़ूंगा, इसीलिए बैठ के पढ़ा रहा हूँ। जिसको पढ़ना हो पढ़ लो, जिसको कराना हुआ कराएगा। हम यही जीवन नहीं जीना है बेटवा। ठीक है बेटा, 4 टाइप के प्रोविडेंट फंड होते हैं। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड 4 टाइप के होते हैं, ठीक है जी? ठीक है, कितने टाइप के? 4। ठीक है, पहला जो प्रोविडेंट फंड है उसे क्या बोलते हैं बेटा? स्टैच्यूटरी प्रोविडेंट फंड। फिर जो आता है उसे क्या बोलते हैं बेटा? रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। साथ में लिखना है इसको जल्दी जल्दी से, ठीक है? तीसरा वाला क्या होता है बेटा? अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। और चौथा वाला क्या है जी? पब्लिक प्रोविडेंट फंड। पब्लिक प्रोविडेंट फंड। सर सुनिएगा, प्रोविडेंट में दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं, एम्प्लॉयर भी करता है और एम्प्लॉय। स्टैच्यूटरी प्रोविडेंट क्या होता है जी? इसमें एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन जी फुली एग्जेम्प्ट होता है। सुनते रहिएगा जी, इसमें जी अगर एक्सेस करता है टैक्सेबल होगा, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन टैक्सेबल होगा। अगर एक्सेस है एट द रेट ऑफ कितना परसेंट बेटा जी? 12%। अभी सुन लो, बाद में लिखना बेटा।
ठीक है। इसमें नॉट टैक्सेबल ईयरली, जब ये रिकॉग्नाइज होगा तब देखा जाएगा, नॉट टैक्सेबल ईयरली। इसमें नॉट एप्लीकेबल, क्योंकि पब्लिक प्रोविडेंट फंड में कोई एम्प्लॉयर होता ही नहीं, एम्प्लॉयर केवल यहाँ और यहाँ होते हैं, यहाँ भी कह सकते, यहाँ कोई एम्प्लॉयर नहीं होता। पब्लिक प्रोविडेंट फंड का मतलब होता है पब्लिक का कोई भी आदमी कंट्रीब्यूट कर सकता है। स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड जनरली गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में होता है। प्राइवेट एंड नॉन गवर्नमेंट सेक्टर के लिए जो प्रोविडेंट फंड होता है वो रिकॉग्नाइज और अनरिकॉग्नाइज होता है, ठीक है जी। तो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन इसमें क्या होता है जी, फुली एग्जेम्प्ट होता है। रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में कितना टैक्सेबल होता है बेटा, अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है 12% से ऊपर, याद होगा आपको कराया है, ठीक। अच्छा, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन जी, अगर एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन करता है तो 80C के डिडक्शन के लिए क्या होता है, एलिजिबल होता है। ये भी 80C के लिए एलिजिबल होता है, ये नॉट एलिजिबल होता है, ठीक है। और ये भी बेटा किसके लिए एलिजिबल होता है, 80C के लिए। तो अगर एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन है तो कहाँ पे आता है जी, 80C में। हो रहा है रिवीजन अच्छे से, कोई दिक्कत है तो बताइए जी। बेटा जो प्रोविडेंट फंड रिकॉग्नाइज नहीं होता उसे जो एग्जामिनर आता है, जो इंस्पेक्शन पे इनकम टैक्स ऑफिसर आता है, जिस प्रोविडेंट फंड को रिकॉग्नाइज नहीं करता है, क्योंकि प्रोविडेंट फंड को बनाने का एक रूल्स रेगुलेशन है कि आपके यहाँ कितने मेंबर होने चाहिए, तो प्रोविडेंट फंड बनाना है कितना अमाउंट होना चाहिए, उसे अप्रूव्ड करना पड़ता है। जब अप्रूव्ड हो जाता है तो वो रिकॉग्नाइज बनता है, जब अप्रूव्ड नहीं होता तो अनरिकॉग्नाइज्ड होता है। इसका कोई स्पेसिफिक एग्जाम्पल नहीं है जी। नेक्स्ट, इंटरेस्ट क्रेडिटेड जी, इंटरेस्ट क्रेडिटेड जी, इसमें फुली एग्जेम्प्ट होता है जी, फुली एग्जेम्प्ट। इसमें जी टैक्सेबल होता है अगर एक्सेस होता है एट द रेट ऑफ 9.5% जी, और इसमें जी नॉट टैक्सेबल ईयरली, और यहाँ पे भी क्या होता है जी, फुली एग्जेम्प्ट होता है। तो इसके इंटरेस्ट की दिए दुर्गति हो गई, ये चीजें। अब प्रोविडेंट फंड क्या होता है, पहले ये क्लॉजिक समझ लो। प्रोविडेंट फंड का मतलब होता है कि एम्प्लॉय भी कंट्रीब्यूट करता है, यही होता है ना, और एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करता है, दोनों ही कंट्रीब्यूट करते हैं। और वो किसके बेनिफिट के लिए खर्च होता है, एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए, उसे ही तो प्रोविडेंट फंड कहते हैं जी। यही बात समझाई जाती है। तो कहीं ना कहीं आफ्टर रिटायरमेंट के बाद ये प्रोविडेंट फंड का पैसा एम्प्लॉय को मिलता होगा कि नहीं मिलता होगा, पक्की बात जी, रुक जाओ बेटा। तो प्रोविडेंट फंड का पैसा आफ्टर रिटायरमेंट एम्प्लॉय को मिलता होगा या नहीं मिलता होगा जी, सर मिलता होगा। अब देखो, जब न्यूमेरिकल पढ़ा रहे थे तो कैसे पढ़ा रहे थे, और जब आप एमसीक्यू पढ़ा रहे हैं तो जी कैसे पढ़ा रहे हैं, दोनों का फर्क समझ में आ रहा है जी। न्यूमेरिकल में अलग तरीके से, न्यूमेरिकल में याद हो तो आपको जी, मैं आ गया था यहाँ पे जी, देखो टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जी, दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं, अगर परसेंटेज दिया हो, परसेंटेज ना दिया हो। तो वो न्यूमेरिकल करा रहे थे तब ऐसे पढ़ाया था, अब जी एमसीक्यू करा रहे तब ऐसे पढ़ा रहे जी। पागल कुत्ते ने ना काटा जो आपको बुला के पढ़ा रहे हैं। एमसीक्यू क्वेश्चन का पैटर्न अलग होता है, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन का पैटर्न अलग होता है। जब पहले सीपीटी हुआ करता था जी, उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते थे सीए के, तो अकाउंटिंग 1.5 महीने में खत्म हो जाती थी, क्योंकि वहां ट्रिक ही पढ़ाना होता था। अब जी 5-5, 6-6 महीने अकाउंटिंग पढ़ाना होता है, क्योंकि अब डिस्क्रिप्टिव आता है। तो डिस्क्रिप्टिव और एमसीक्यू में बहुत फर्क होता है, जमीन और आसमान का फर्क होता है। लोग कहते हैं डिस्क्रिप्टिव पढ़ लो तो ऑब्जेक्टिव आ जाएगा, करके देख लो, हाँ ट्राई कर लेना। तो कर ही रहे होगे, ऐसा तो है नहीं कि नहीं कर रहे होगे। क्या भाई नींद आ रही बेटी? आंचल, क्या नाम है, नाम क्या है? हाँ प्रिया, अच्छा आंचल, आंचल तो आगे बैठी है। क्या बेटा नींद आ रही है? कुछ चाय पानी सिगरेट बीड़ी पान गुटखा कुछ चाहिए बताओ? नहीं, हालांकि तुम लोग का मुंह देख के लग नहीं रहा है ऐसा कि कितने घंटे क्लास बोल के आओ घर पे? 3 घंटे? भयंकर क्लास चलेगी आज, जाते ही घर पे 3 घंटे बाद, हाँ बहुत पढ़ाया सर ने। सर ने पढ़ाया कितना? 1.5 घंटा, बाकी 1.5 घंटा कहाँ थे? हैं? हाँ देखो वो बोलेगा, अगर छिछोरई वाले जितने हरकत होंगे उसमें वो बोलेगा
ए चलो जी, आ जाओ जी, समझो बात को। अच्छा, अगर अमाउंट रिसीव होता है जी, हमको आ रही नींद यार, इसके बाद भी हमारी क्लास है। अमाउंट रिसीव्ड ऑन रिटायरमेंट, अगर जी रिटायरमेंट पे अमाउंट रिसीव करते हैं तब, ठीक है जी, ये वाला फुली एग्जेम्प्ट होता है। अगर स्टैच्यूटरी प्रोविडेंट फंड पे अमाउंट मिलता है तो क्या होता है जी, फुल्ली एग्जेम्प्ट। ठीक है, ये जी फुल्ली एग्जेम्प्ट होता है इफ एम्प्लॉय कंटिन्यू फॉर 5 years। अगर प्रोविडेंट फंड को एम्प्लॉय कंटिन्यू करता है कितने साल, 5 साल, तो वो क्या होता है, एग्जेम्प्ट होता है। यहां पे जी टैक्सेबल होता है, क्योंकि उधर हमने उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया है, तो क्या होता है जी, टैक्सेबल होता है। ठीक है, ठीक। इसमें हालांकि 2 बातें होती हैं, एक होता है जी एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन एंड इंटरेस्ट इज टैक्सेबल, बट एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन इज नॉट टैक्सेबल। और आखिरी में जी ये भी फुली एग्जेम्प्ट होता है। तो जी कुल मिला के आ रहा है कुल मिला के जी ये वाला स्टैच्यूटरी प्रोविडेंट फंड और पब्लिक प्रोविडेंट फंड, इनमें कोई लोचा नहीं। सबसे ज्यादा लोचा किस में है, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, और लोचा सबसे कम लोचा किस में है, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। लोचा किसी में नहीं है तो स्टैच्यूटरी और पब्लिक में लोचा नहीं है। रिकॉग्नाइज में थोड़ा सा लोचा है, अनरिकॉग्नाइज में थोड़ा सा लोचा। ठीक है, चलिए आ जाइए, देखिए एक क्वेश्चन देखिए। प्रोविडेंट फंड से क्वेश्चन है, प्रोविडेंट फंड, हाँ जी। The amount of any contribution to an approved superannuation fund by employer in respect to of the employer is exempt from tax up to, कितने तक का टैक्स एग्जेम्प्ट होता है? सुपर एनुएशन फंड अभी जाने दीजिए इसके, ठीक है। चलिए सुपर एनुएशन फंड को जाने दीजिए, अभी इसके बारे में बताया नहीं है, ठीक है। चलिए आइए, हमें कहाँ चले जा रहे हो बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या है। मिसेस मीना retired from service with Sky Limited on 31st January 2021. She received the following amount from unrecognized provident fund. Unrecognized provident fund से ये अमाउंट मिला है। ओन कॉन्ट्रीब्यूशन 1,50,000, इंटरेस्ट ऑन ओन कॉन्ट्रीब्यूशन 21,000, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन 1,10,000, इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन 15,000। ठीक है, अब बताओ कितना अमाउंट टैक्सेबल होगा। हाउ मच ऑफ द रिसीट फ्रॉम प्रोविडेंट फंड इज चार्जेबल टू टैक्स एज अ इनकम फ्रॉम सैलरी। पहले तो भैया एम्प्लॉयर का जितना अमाउंट है वो उठा लो। एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है, 1,10,000 और इसका 15, टोटल कितना हो गया, 1,25,000। अभी बताया था कि एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में क्या होता है जी, टैक्सेबल। पक्की बात जी, चल सकते हैं आगे। अच्छा सेकंड वाला पढ़िए जी। फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2021,
Paresh receive a salary of 2,80,000. Paresh contribution employee recognized provident fund is 59,000 and matching contribution has been made by employer. और इतना ही अमाउंट किसने किया बेटा? एम्प्लॉयर ने. टैक्सेबल इनकम ऑफ द परेश विल बी, देखो दो टैक्सेबल इनकम ऑफ परेश पूछा है. परेश की टैक्सेबल इनकम कितनी होगी? 2,80,000 का 12% निकाल लीजिए, क्योंकि रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड का कंट्रीब्यूशन कितना होता है बेटा? 12% तक एग्जेम्प्ट होता है. तो 2,80,000 का 12% निकालिए जी, पक्का? तो 59,000 में एग्जेम्प्ट कितना हो जाएगा? 33,600. टैक्सेबल कितना होगा जी? बताइए टैक्सेबल कितना होगा? टैक्सेबल कितना होगा? कितना? 25,400. ठीक है जी. अच्छा, इनकी टोटल इनकम कितनी थी? 2,80,000. इसमें सैलरी थी 25,400. जोड़ दीजिए, कितना आ गया बेटा? 3 लाख 3,15,000 कैसे होगा बेटा? 3,05,400. पक्का बात जी? अच्छा, इसमें से इन्होंने पूछा है कि टैक्सेबल इनकम ऑफ परेश विल बी. देखो 16(1) में इन्होंने डिडक्शन ले लिया होगा 50,000 का, याद है कि नहीं? अभी डिडक्शन पढ़ाया नहीं, मैं इनको बता दे रहा हूं. वैसे तो अगर हम इनकी ग्रॉस सैलरी पूछें तो ग्रॉस सैलरी कितनी हो जाएगी बेटा? 3,05,400. बट इन्होंने टैक्सेबल इनकम पूछा, तो टैक्सेबल इनकम बेटा क्या होता है? आफ्टर डिडक्शन जो इनकम आती है उसे क्या बोलते हैं? टैक्सेबल इनकम. तो 16(1) में और इनका जो है बाकी और डिडक्शन माइनस करने के बाद ATC वाला, तो जो आएगा उसे टैक्सेबल इनकम बोलेंगे. तो 16(1) में कितना माइनस कर दोगे बेटा? 50,000. फिर जो एम्प्लॉई का कॉन्ट्रीब्यूशन है 59,000, उसको माइनस कर दीजिए. उसके बाद जो आएगा वो उनका क्या बनेगा बेटा? टैक्सेबल इनकम बनेगा. तो इस तरीके से टैक्सेबल इनकम बनता है जी. इसमें से 16(1) में कितना माइनस करोगे? 1. और ATC में एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन 59, ये दोनों अमाउंट माइनस कर देना. इसमें से उनकी क्या आ जाएगी बेटा? टैक्सेबल इनकम 1,96,400. हालांकि अभी आपको ग्रॉस सैलरी समझना है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं समझना है. ठीक है, इतना बहुत है. 1 मिनट आ गए. अच्छा, पॉइंट वाला लिखना है. अच्छा, हाँ, और कुछ करेगा? क्या करो?
सैलरी वाले में जब भी टैक्सेबल इनकम सैलरी का पूछ रहा है, इसका मतलब वहाँ से आपको एक चीज़ समझ के रखना है कि 50% का डिडक्शन देके तब उसकी वैल्यू डिटरमाइन करेगा, तभी उसका आंसर आएगा। एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस का थोड़ा सा तरीका अलग होता है, ठीक है। वो आपको फ्लैट अगर पूछता है, टैक्सेबल इनकम पूछता है, तो वहाँ पे आपको तुरंत से ये चीज़ ध्यान में रखनी है जी, ठीक है जी। लापरवाही बिल्कुल नहीं करना है। अब अगर हम बात करें जी डिडक्शन की बात करें, और भी क्वेश्चंस हैं क्या? नहीं, ठीक है जी। एक आध क्वेश्चन और मिल सकते हैं हमें, है एक आध क्वेश्चन और है जी, मैं देख लेता हूँ। एक आध क्वेश्चन और है, ठीक। अच्छा,
तो ये लगभग सैलरी बेटा ख़त्म हो गई है, कल हम लोग हाउस प्रॉपर्टी स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। और जहाँ तक मुझको लगता है कि सैलरी में जितना मैंने एमसीक्यू दिया है उसके बाहर के क्वेश्चंस तो नहीं बनने चाहिए, और बनते भी क्योंकि एमसीक्यू का कोई दायरा नहीं है, ठीक है। और भी हम अभी टाइप करा के आपको एक बार कोशिश करेगा, मुझे नहीं लगता ऐसे में उतना में स्टैंडर्ड एमसीक्यू हैं, बट उसके भी एमसीक्यू आप सॉल्व करके रखिएगा। तो एक बार और मैं देखता हूँ, सीए मॉड्यूल में भी एमसीक्यू होते हैं, आईसीआई के मॉड्यूल में भी शायद होते हैं, क्योंकि एक मिनट, देख लीजिए इसमें, द डेफिनेशन ऑफ सैलरी फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटिंग इनकम अंडर द हेड ऑफ सैलरीज बेसिक प्लस डियरनेस अलाउंस प्लस कमीशन एज अ टर्नओवर, ऑलवेज इन सम केसेस द डेफिनेशन इज इररिलेवेंट, नन ऑफ द अबव, इन सम केसेस, बी ऑप्शन। अच्छा बी आंसर भी दिया हुआ है, आंसर कैसे छिपाएं, चलो दूसरे वाले का सी आंसर है, मैंने छिपा दिया। क्या बेटा आंसर? अच्छा नहीं भाई, इसीलिए तो बोला दूसरे को आंसर सी है, मैंने छिपा दिया है। कन्वीनियंस अलाउंस इज एग्जाम टू द एक्सटेंट ऑफ पर मंथ, नील, ठीक। हाँ ये सही। अरे यार पढ़ लो क्वेश्चन। Uncommuted pension is always taxable irrespective of whether the assessee is a private sector or a public sector employee, ठीक है। यस ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि हमेशा सबके लिए क्या होता है, फुल्ली टैक्सेबल होता है, ठीक है। चलो ए बी सी डी, अब बोलो जी, तुम लोग मेरे को क्या समझ रखे हो, घोचो। फॉर द पर्पज ऑफ टैक्सेबिलिटी ऑफ कम्यूटेड पेंशन दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेदर यू हैव रिसीव ग्रेजुटी और नॉट, एज दीज आर एनीवेज टैक्स सेपरेटली। कह रहे कि कम्यूटेड पेंशन की टैक्सेबिलिटी इंडिपेंडेंट होती है ग्रेजुटी रिसीव होने के, बिल्कुल ना जी। क्या कह रहा है, इनकरेक्ट, इट डिपेंड ऑन वेदर यू आर गवर्नमेंट एम्प्लॉय और नॉट, सही बात बोला, ठीक है। इनकरेक्ट, इट डिपेंड ऑन वेदर यू आर रिसीट ऑफ ग्रेजुटी बोथ ए एंड बी, क्या बात है, सॉलिड बात है छोरा है। सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है सी। और आपको मिलते हैं एक 50 पैसा वाला चॉकलेट, जाते वक्त ये बड़ा सा गिफ्ट लेके जाएं। Number of days of month for a purpose of computing taxable gratuity in case the employee is covered under the Payment of Gratuity Act 1972 are, कह रहा है नंबर ऑफ डेज इन अ मंथ
कितना होता है 26। परफेक्ट, क्या बात है, छोटा तेरा दिमाग काम करता, बाकी सोच रहे थे कि पूछ क्या रहा है, क्योंकि कंप्लीटेड ईयर ऑफ द सर्विस आपके माइंड में आया होगा, वहीं आया होगा, ठीक है 26। परफेक्ट बात है, खत्म हो गया। अब क्या करें इसका, इतने ही क्वेश्चन है। आ रहा है समझ में? बड़े तेज हो गए यार तुम लोग तो, महान आत्मा हो। अच्छा आईसीआई का इंस्टीट्यूट का देख लेते हैं मॉड्यूल, एक बार उसको भी देख लेते हैं। तुम लोग तो मतलब यार एकदम धुआं उड़ा दे रहे हो, काफी तेज हो गए हो यार। घर जाके बोल दो पापा मम्मी शादी करा दो, हम लोग बहुत तेज हो गए हैं पढ़ने में। हाँ अब आओ, स्टडी मटेरियल देखते हैं। नहीं डायरेक्ट टैक्स नहीं बेटे, सैलरी इसमें एमसीक्यू नहीं है क्या? अच्छा चलो भाई इतना बहुत है, छोड़ो। अब आ जाओ अपने रियल क्वेश्चन पे। इतना हो गया, इतने से ज़्यादा आप क्या ही कर सकते हैं, इतना बहुत है। वेन इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉय, एक तो हम आपको टॉपिक वाइज एमसीक्यू करा रहे हैं, ये भी महान बात है, ठीक है। वेन इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयज ओन कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड इज रिसीव्ड, इट इज टैक्सेबल इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, टैक्सेबल एज इनकम फ्रॉम सैलरी, एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। डी बोलो, ए ऑप्शन, टैक्सेबल एज ए इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन इज नॉट टैक्सेबल, बट एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन पे इंटरेस्ट मिलेगा तो इज टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ अदर सोर्स। इस चीज को नोट कर लीजिएगा कहीं पे। कंट्रीब्यूशन इज नॉट टैक्सेबल, बट एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन पे इंटरेस्ट मिलेगा तो इज टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ अदर सोर्स। कह रहा है एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड इन एक्सेस ऑफ 12% ऑफ सैलरी इनकम ऑफ एन एम्प्लॉय शैल बी ट्रीटेड एज, बोलो क्या? Employer's contribution to recognized provident fund in excess of 12% of salary income of an employee shall be treated as taxable income of salary. आ जाओ भाई डिडक्शन। डिडक्शन कितने होते हैं? 3 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के? 3 टाइप के, 16(1), 62 और 16(3). 16(1) स्टैंडर्ड डिडक्शन, और उसके बाद एंटरटेनमेंट अलाउंस, और उसके बाद एम्प्लॉयमेंट टैक्स। और इसमें पहले एम्प्लॉयमेंट टैक्स के बारे में बात कर दिया है। चलो छोड़ो भाई, 16(1) में क्या है आओ देख लेते हैं। 16(1) में सर स्टैंडर्ड डिडक्शन है। स्टैंडर्ड डिडक्शन का मतलब ये डिडक्शन सबको मिलती है बिना किसी भेदभाव के, इसलिए इसका नाम क्या है? स्टैंडर्ड डिडक्शन। क्या है कि आपकी जो ग्रॉस सैलरी आएगी और 50,000, इन दोनों में से विच एवर इज लेस, विच एवर इज लेस, जो कम होगा उसे क्या करेंगे बेटा? डिडक्शन दे देंगे। पक्की बात जी? तो ग्रॉस सैलरी और 50,000 विच एवर इज लेस, उसमें से आपको क्या मिल जाएगा जी? डिडक्शन मिल जाएगा। ठीक, चाहे एम्प्लॉय किसी चीज का हो उससे कोई मतलब नहीं। 16 सेकंड जी, ये स्पेसिफिक है, ये स्पेसिफिक है। इंटरटेनमेंट अलाउंस का डिडक्शन जी केवल किसको मिलता है जी? गवर्नमेंट एम्प्लॉय को। किसको मिलता है जी? गवर्नमेंट एम्प्लॉय को। पक्की बात जी? और गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलता है तो रूल क्या होता है जी? 20% और 1/5 ऑफ सैलरी ले लेते हैं जी। मैक्सिमम लिमिट जी कितनी है सर? 5,000 जी। मैक्सिमम लिमिट सर कितनी है? 5,000 जी।
और जी एक्चुअल एंटरटेनमेंट अलाउंस रिसीव, आपने एक्चुअल कितना रिसीव किया है, इनमें से जो लिस्ट वैल्यू होगी सर वही अलाउड होगी एज डिडक्शन। लिस्ट वैल्यू क्या होगी, अलाउड होगी एज डिडक्शन 16 सेकेंड। बात हुई खत्म। बात पक्की बात जी, ये सब कर चुके हम लोग, ठीक। तो लगभग एमसीक्यू आपने सैलरी पे कर लिया है। अगला चैप्टर हाउस प्रॉपर्टी होगा जी, वो 2 दिन में खत्म हो जाएगा जी, निपटा देंगे 2 दिन में रिवाइज करा के जी, ठीक है। और जहाँ तक मुझे लगता है इनकम टैक्स में तो आपको किसी दरवाजे पे ताकने झाँकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और जीएसटी में इतना काबिल आपको बना दूंगा जी। बाकी मर्जी आपकी जी, ताका झाकी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इधर आ जाइए, मेन मसला फंसेगा जी आपका थ्योरी का, तो गूगल कर लेंगे थ्योरी। टाइम वाइम लिमिट है क्या कुछ पेपर का, कितने देर में? 2 मिनट में। वो देख के डिपेंड करेगा, वो बोल रहे थे कि पता चलेगा आप लोगों को, अब एक स्पेसिफाइड नहीं है सर, मतलब एक क्वेश्चन को 2 मिनट लगेगा उसमें। फॉर एग्जांपल देखिए उन्होंने बोला था कि 3 घंटे का पेपर होगा, मगर जिस तरह हिसाब से हम लोग बच्चे कर लेंगे उस हिसाब से टाइम लिमिट दी जाएगी। टोटल 3 घंटे, एक क्वेश्चन चेक वो सबमिट हो जाएगा सर अपने आप। पगले तो ससुर तो घोड़ा कहीं के, ठीक है। चलो भैया कोई बात नहीं। हाँ तो मसला है और गंभीर मसला है। हाँ उसका इलाज कैसे होगा बता के रखो, हमको तो बता दो कम से कम, हमें क्यों गफलत में रख रहे हो? उसको टाइपिंग कहाँ करना है? लैपटॉप पे खोल लेंगे, मोबाइल से जब गूगल में हर चीज सही ही नहीं देता। दिल्ली की कॉलेज की एक वेबसाइट है, उस पे सारे आंसर मिल जाएंगे। तो आ कहाँ रहे हो बे? आपकी तरह ऐसे नहीं अगर ऐसा है तो कहाँ टाइम, बहुत थका हूँ यार मैं, पिछले कई दिन से हेल्थ बहुत दिक्कत है, और आराम का टाइम तुम अगर ऐसा हो जा रहा है तो कहाँ इतनी मेहनत करा रहे हो? है? हो जाएगा, मुझे पूरा भरोसा है, तुम लोग कुछ ना कुछ जुगाड़ कर लोगे। तो मैं रहूँगा ना बैकअप में, वो तो हम ही हैं, हम पूरी टीम बिठा के रखेंगे, ठीक है। बैकअप में तो हम ही हैं पढ़ाने के लिए। चलो आ जाओ। एम्प्लॉयमेंट टैक्स क्या होता है जी? एम्प्लॉयमेंट टैक्स इज चार्ज इन कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट टैक्स इज ऑल्सो नोन एज अ professional tax. If employment tax is paid by employer, first it is included in the head of perquisite, then same amount is allowed as a deduction. वैसे तो एम्प्लॉयमेंट टैक्स का कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं, बट कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 276 में मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट कितना लग सकता है? 2500 रुपये पर एनम, बट इसकी बात कोई नहीं मानता। एम्प्लॉयमेंट टैक्स इज अलाउड एज अ डिडक्शन, इट इज पेड। अगर एम्प्लॉयमेंट टैक्स पेड किया जाएगा तभी इसका डिडक्शन मिलेगा, अदरवाइज इसका डिडक्शन नहीं मिलेगा। बस बात हुई खत्म, इतनी बात हुई खत्म, ठीक है। चलो भाई, सैलरी फिनिश।